हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में एग्जाम्पल्स की हेल्प से, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, source of redemption of debentures and methods of redemption of debentures। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने समझा था कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही थी और अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर रही थी। क्योंकि डिबेंचर्स एक तरीके का लोन है, कंपनी के लिए डेट है जिसे कंपनी को रिटर्न करना है एक टाइम पीरियड के बाद। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी डिबेंचर्स के प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न और रीपे करती है डिबेंचर होल्डर्स को, जो भी उसने अमाउंट बोरो किया है डिबेंचर्स की फॉर्म में। इसका मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही है, ख़त्म कर रही है, जो भी उसने डिबेंचर्स की फॉर्म में ली है इन्वेस्टर से। डिबेंचर्स को जनरली कंपनी ड्यू डेट पर रिडीम करती है या फिर मैच्योरिटी डेट पर। ड्यू डेट वो डेट होती है जब लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है रीपे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इशू करे ऑन 1 अप्रैल 2020, जिसे कंपनी को रिडीम करना है ऑन 31 मार्च 2025। सो जो 31 मार्च 2025 है वो उन डिबेंचर्स की ड्यू डेट होगी या फिर मैच्योरिटी डेट होगी जिस दिन कंपनी उन डिबेंचर्स के प्रिंसिपल अमाउंट को रिडीम करेगी, रिटर्न करेगी अलॉन्ग विद एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बट समटाइम्स कंपनी डिबेंचर्स को ड्यू डेट से पहले भी रिडीम कर सकती है अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स इस चीज़ को अलाउ करते हैं, ऑथराइज करते हैं। कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम और रिटर्न पार पे भी कर सकती है, दैट इज़ फेस वैल्यू पे, और प्रीमियम पे भी कर सकती है, दैट इज़ अबव द फेस वैल्यू। और ये डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो ये था फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने समझा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। अब हम समझेंगे सेकेंड टॉपिक, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व है जो कंपनी क्रिएट करती है अपने सरप्लस और प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट को सेट असाइड करके, सेव करके डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। सो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डीआरआर एक रिजर्व है, एक सेविंग्स है जो कंपनी क्रिएट करती है अपने प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स की रिपेमेंट करने के लिए। जो भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है मार्केट में, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो क्रिएट करे डीआरआर को और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को, ताकि उन्हें इजी हो जाए डिबेंचर्स को रीपे करने में। डीआरआर को क्रिएट करने का मेन पर्पस है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डिबेंचर एक तरीके का लोन है, डेट है जो कंपनी बोरो कर रही है इन्वेस्टर्स से, और उन इन्वेस्टर्स के मनी को सिक्योर और सेफ रखने के लिए डीआरआर क्रिएट किया जाता है, जिसकी हेल्प से कंपनी डिबेंचर्स के अमाउंट को ईजिली रिडीम कर सकती है डिबेंचर होल्डर्स को। According to Section 74, Subsection 4 of the Companies Act 2013 and Rule 18, Sub-Rule 7 of the Companies for Share Capital and Debentures Rules 2014, एक कंपनी को ट्रांसफ़र करना चाहिए अमाउंट इक्वल टू 25% of the value of debentures to debenture redemption reserve account before redemption of debentures। इन रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को कम से कम डिबेंचर्स की वैल्यू का 25% डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले। एंड सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी को डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले डीआरआर क्रिएट करना चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। और ये रूल अप्लाई होता है सभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स
एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जिन डिबेंचर्स को कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकती शेयर्स में या किसी भी और अदर सिक्योरिटी में, उन डिबेंचर्स के ऊपर ये सेबी गाइडलाइंस का रूल अप्लाई होता है, जिसमें कंपनी को 50% DRR क्रिएट करना है ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक तरीके का रिजर्व है, सेविंग्स है जो कंपनी सरप्लस और प्रॉफिट्स में से क्रिएट कर रही है। इसीलिए इसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाता है अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। जब कंपनी सारे डिबेंचर्स को रिडीम या रीपे कर देती है तब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज किया जाता है और उसके अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट में फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करके, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। DRR को क्रिएट करना सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जो भी डिबेंचर्स इशू करती है मार्केट में, लेकिन कुछ एंटिटीज़ और कॉरपोरेशंस हैं जिन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है DRR क्रिएट करने से, यानी उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो DRR क्रिएट करें। सो ये कौन कौन सी एंटिटीज़ और कॉरपोरेशंस हैं? फर्स्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Second, banking companies for both public and private debentures. Third, housing finance companies registered with the National Housing Bank. Fourth, companies issuing debentures with a maturity period of 18 months or less. And fifth, infrastructure companies which are solely engaged in developing, maintaining and operating infrastructure facilities. सो ये सारी एंटिटीज़ और कॉरपोरेशन एग्जेम्प्टेड है, फ्री है DRR को क्रिएट करने से। इनके अलावा जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है DRR क्रिएट करना अगर वो डिबेंचर्स को इशू कर रही है मार्केट में। सो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। अब हम समझेंगे इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं और ये फंड्स कहाँ से आते हैं अब हम वो समझेंगे। तो ये कुछ मेन सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है। फर्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। सेकंड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड थर्ड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फर्स्ट सोर्स इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी एडिकेट प्रॉफिट्स अपने सरप्लस में से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करती डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले, इस रिडेम्पशन को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब कंपनी अपने बिजनेस की कैपिटल में से डिबेंचर्स को रीपे कर रही है। सेकेंड सोर्स इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब कंपनी एडिकेट और प्रॉपर प्रॉफिट्स अपने सरप्लस में से ट्रांसफ़र करती है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले, इस रिडेम्पशन के प्रोसेस को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और इस DRR की हेल्प से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है। जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रॉफिट्स में से रिडीम करती है तो जो प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल होता है शेयर होल्डर्स को, वो कम हो जाता है क्योंकि कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स DRR में ट्रांसफ़र कर देती है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। थर्ड सोर्स इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए मार्केट में न्यू इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू कर देती है और उससे जो मनी रिसीव होता है, फंड्स जनरेट होता है, उसको यूज़ करके पुराने डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है, रीपे कर देती है। सो ये थे हमारे तीन मेन सोर्सेज जहाँ से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कौन कौन से मेथड्स हैं जिन्हें फॉलो करके कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है या रीपे कर सकती है। सो दीज आर, फर्स्ट, पेमेंट इन लमसम। सेकंड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। थर्ड, परचेज इन ओपन मार्केट। एंड फोर्थ, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स।
अब हम इन चारों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट मेथड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन मैच्योरिटी इन लम्प सम। इस मेथड के अंदर कंपनी सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है, उनका सारा अमाउंट एक बार में पे करके, दैट इज लम्प सम में, मैच्योरिटी डेट पर, जिस दिन वो डिबेंचर्स ड्यू हो जाते हैं पे करने के लिए, जो भी टर्म्स ऑफ इशू में स्पेसिफाइड होती है डेट, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को पार पे भी रिडीम कर सकती है, दैट इज फेस वैल्यू पे, और प्रीमियम पे भी कर सकती है, दैट इज अबव द फेस वैल्यू। अब हम समझेंगे जब कंपनी डिबेंचर्स को मैच्योरिटी पर रिडीम करती है लम्प सम में तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है। फर्स्ट केस, कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है पार पे, दैट इज फेस वैल्यू पे। उस केस में जर्नल एंट्रीज होती है फर्स्ट, ऑन डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट। सबसे पहले तो हम डिबेंचर्स की पेमेंट को ड्यू करेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होगी जिस पर हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स को, उस अमाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम डिबेंचर्स अकाउंट को इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी के लिए डिबेंचर्स लायबिलिटी है, डेट है। अब वो लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, इसीलिए कंपनी उसे डेबिट करेगी, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि अभी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट मिलना बाकी है, तो स्टिल वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, इसीलिए वो उसे क्रेडिट करेंगे। सेकंड, ऑन रिडेम्पशन, डिबेंचर्स को पेमेंट के लिए ड्यू करने के बाद कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर्स को, यानी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उस अमाउंट को यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट रिसीव हो रही है तो कंपनी की वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कंपनी से मनी जा रहा है। बैंक कंपनी के लिए एसेट है, और जब एसेट कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग में, इसीलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकेंड केस, जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम दैट इज अबव द फेस वैल्यू पर रिडीम करती है, उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। फर्स्ट, ऑन डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट। सबसे पहले तो डिबेंचर्स को ड्यू किया जाता है पेमेंट के लिए, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर्स अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी डिबेंचर्स की, दैट इज फेस वैल्यू से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, रिटर्न कर रही है, तो ये एक तरीके का लॉस है कंपनी के लिए, इसीलिए कंपनी इसे यहाँ पर डेबिट करेगी। जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के टाइम पर दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टोटल अमाउंट से, जो भी डिबेंचर होल्डर्स को रिसीव होगा कंपनी से, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्रेडिटर है, इसलिए वो उसे क्रेडिट करेंगे। डिबेंचर्स को पेमेंट के लिए ड्यू करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, यानी डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करती है दैट इज अबव द फेस वैल्यू, तो वो जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर ही अकाउंट कर लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है। कैसे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करके एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करके उस अमाउंट ऑफ प्रीमियम से जो कंपनी को रिडेम्पशन के टाइम पर पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। इसका मतलब कंपनी इस लायबिलिटी को पहले ही अकाउंट कर लेती है इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर।
और रिडेम्पशन के टाइम पर जब कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करती है, रीपे करती है, तो इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करती है, क्योंकि ये लायबिलिटी अब कंपनी पे कर रही है और जब लायबिलिटी ख़त्म होती है तो उसे डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में। देयरफॉर अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है तो जो प्रीमियम होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर, उसे कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर रिकॉर्ड कर लेगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करके एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करके। और जब कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी उस टाइम पे इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेगी। इस प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन को हम समझेंगे आगे की वीडियो में डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से कि कंपनी इस प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करती है इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर। सो फर्स्ट मेथड के अंदर ये जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है मैच्योरिटी डेट पर लमसम में। अब इन डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी फंड्स कहाँ से लाती है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है जहाँ से कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है या रीपे कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड ऑप्शन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स को कैपिटल में से रिडीम कर रही है, इस केस में क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी अपनी कैपिटल मनी में से, आइदर एट पार और एट प्रीमियम। ये डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स पर कि कंपनी डिबेंचर्स को पार पर रिडीम करेगी या फिर प्रीमियम पर रिडीम करेगी। सेकेंड ऑप्शन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इस केस के अंदर कंपनी प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले। इट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट्स में से डीआरआर को क्रिएट करके डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है और जो भी अमाउंट कंपनी प्रॉफिट्स में से ट्रांसफ़र करेगी डीआरआर में वो एटलीस्ट 50% होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर द सेबी गाइडलाइंस। जब कंपनी प्रॉफिट्स में से डीआरआर को क्रिएट करती है उसके लिए ये जर्नल एंट्री पास की जाती है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स में से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट कर रही है इसीलिए वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखना, अभी जो हमने जर्नल एंट्री समझी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, वो इन दोनों केसेस के अंदर सेम होगी, चाहे कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करे आउट ऑफ कैपिटल या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करे आउट ऑफ प्रॉफिट्स डीआरआर को क्रिएट करके। आइए इस फर्स्ट मेथड को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 1, A Limited has 4,009% debentures of ₹100 each due for redemption on 31st March 2024। A Limited के पास 4,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज़ ईच के, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है हर डिबेंचर की और कंपनी को इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है ऑन 31st मार्च 2024। ये ड्यू डेट है रिडेम्पशन की। कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है अपने प्रॉफिट्स में से डीआरआर को क्रिएट करके ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स का टोटल अमाउंट है उसका 50% अमाउंट कंपनी प्रॉफिट्स में से ट्रांसफ़र कर रही है डीआरआर में। पास करनी है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है कंपनी पार पे। सेकेंड, डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है प्रीमियम पे ऑफ 5%। सो ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है मैच्योरिटी पे लमसम में और डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है प्रॉफिट्स में से डीआरआर क्रिएट करके। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम।
यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रॉफिट्स में से रिडीम कर रही है, तो यहाँ पर डीआरआर को क्रिएट करने की जर्नल एंट्री पास की जाएगी, दैट इज़ बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो 31 मार्च 2024 को ये एंट्री पास करेंगे। सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर एज पर सेबी गाइडलाइंस। यहाँ पे डिबेंचर्स का टोटल इशू अमाउंट है 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। उसका 50% हम प्रॉफिट्स में से ट्रांसफ़र करेंगे डीआरआर में, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। इसीलिए हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। डीआरआर को क्रिएट करने के बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। फर्स्ट केस, कंपनी डिबेंचर्स को पार दैट इज़ फेस वैल्यू पर रिडीम कर रही है। उस केस में जर्नल एंट्री होगी ऑन 31 मार्च 2024 को कंपनी डिबेंचर्स को ड्यू करेगी पेमेंट के लिए, जिसकी जर्नल एंट्री होगी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ड्यू फॉर रिपेमेंट एट पार। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पर रिडीम कर रही है, इसीलिए यहाँ पर डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। डिबेंचर्स की पेमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, दैट इज़ डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। डेट आएगी 31 मार्च, जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स पेड, क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को पार पर रिडीम कर रही है, तो जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी डिबेंचर्स की उसको हम यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। ये तो था फर्स्ट केस जब कंपनी डिबेंचर्स को पार पर रिडीम कर रही थी। अब हम समझेंगे सेकंड केस, जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम ऑफ 5% पर रिडीम कर रही है। उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी ऑन 31 मार्च 2024 को सबसे पहले कंपनी डिबेंचर्स को ड्यू करेगी पेमेंट के लिए, जिसकी जर्नल एंट्री होगी 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 4,20,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ड्यू फॉर रिपेमेंट एट प्रीमियम ऑफ 5%। 9% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर से, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंपनी के लॉस है, इसलिए हम यहाँ पर उसे डेबिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम से, जो भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के टाइम पर पे कर रही है। 5% का प्रीमियम पे कर रही है, दैट इज़ 4 लाख का 5% हो गया 20,000। सो यहाँ पर हम 20,000 को डेबिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जो भी टोटल अमाउंट कंपनी को पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज़ 4 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 4,20,000 रुपीज़। डिबेंचर्स की पेमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी ऑन 31 मार्च 2024 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,20,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स पेड। जो भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को टोटल अमाउंट पे करना है उसे हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ 4,20,000 रुपीज़। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है प्रॉफिट्स में से डीआरआर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करके। जब कंपनी सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर लेती है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देती है उसका अमाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जिसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे ऑन 31 मार्च 2024 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पर डीआरआर क्रिएट हुआ था 2 लाख रुपीज़ का, दैट इज़ 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, और अब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं, रीपे हो चुके हैं, इसीलिए हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देंगे और उसका अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे।
अभी हमने समझा फर्स्ट मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन मैच्योरिटी इन लम सम। अब हम समझेंगे सेकंड मेथड, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इस मेथड के अंदर कंपनी डिबेंचर्स को लमसम में रीपे नहीं करती, उन्हें इंस्टॉलमेंट में रीपे करती है पर्टिकुलर डेट पर ड्यूरिंग द ईयर और इन डिफरेंट ईयर्स। या तो कंपनी एक साल के अंदर अलग अलग डेट्स पर डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर सकती है, या फिर कंपनी अलग अलग सालों में डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास 2000 डिबेंचर्स है, कंपनी इन 2000 डिबेंचर्स को 500 डिबेंचर्स करके रिडीम कर रही है क्वार्टर वाइज, यानी हर 3 महीने कंपनी 500 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है इन 2000 डिबेंचर्स में से। यहाँ पर डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। रैंडमली डिबेंचर्स को सिलेक्ट किया जाता है रिडीम करने के लिए, और जो होल्डर्स होते हैं इन डिबेंचर्स के, उन्हें रिडीम किया जाता है, रीपे किया जाता है अमाउंट आइदर एट पार और एट प्रीमियम, जो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस मेथड के अंडर डीआरआर को क्रिएट करना मैंडेटरी है बिफोर स्टार्टिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मींस कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले एडिकेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेगी डीआरआर, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, वो बिल्कुल सेम होगी जो फर्स्ट मेथड के अंडर हमने समझी थी। बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा अमाउंट का। वहाँ पर डिबेंचर्स को हम लमसम में रिडीम कर रहे थे, यहाँ पर हम डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। आइए इस सेकेंड मेथड को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल 2, बी लिमिटेड ने 1 सितंबर 2020 को 10,000 8% डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच एट पार, जिन्हें वो रिडीम कर रही है एट प्रीमियम ऑफ 7% एज फॉलोज। ऑन 31 मार्च 2023 को वो 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, और ऑन 31 मार्च 2025 को वो फिर से 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट of profits, that is 50% of the amount of issue of debentures को ट्रांसफ़र करेगी DRR में ऑन 31 मार्च 2023। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड ट्रांसफ़र टू DRR। यहाँ पर बी लिमिटेड सेकेंड मेथड को फॉलो कर रही है, जिसमें वो डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है इंस्टॉलमेंट्स में, और यहाँ पर रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे ऑफ 7%। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। इस केस के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड ट्रांसफर टू डीआरआर सभी की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले बी लिमिटेड इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज पास करेगी, जिसमें वो डिबेंचर एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेगी। यहाँ पर कंपनी को सारा एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो रहा है लमसम में, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो ऑन 1 सितंबर 2020, जिस दिन कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है, उस दिन कंपनी को सारा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया जो भी उसने डिबेंचर्स इशू करे थे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 10 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बी लिमिटेड 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच एट पार। सो अमाउंट होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स को अलॉट कर देगी डिबेंचर होल्डर्स को, और इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देगी डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 1 सितंबर 2020। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 70,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 70,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम एंड ऑल्सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट।
यहाँ पर हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया है 70,000 से एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 70,000 से, क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को इशू तो कर रही है पार पे लेकिन रिडीम कर रही है प्रीमियम पे ऑफ 7%। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करती है तो वो जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है और उसे कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर अकाउंट कर लेती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करके एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करके। यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 10 लाख से, जो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम से जो कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पर पे कर रही है, दैट इज 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 7% इज इक्वल टू 70,000। 8% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10 लाख से जो नॉमिनल और फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 70,000 से जो प्रीमियम कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के टाइम पर पे कर रही है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की कंपनी ये जर्नल एंट्रीज पास करेगी। इसके बाद कंपनी डीआरआर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करेगी डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले, दैट इज ऑन 31 मार्च 2023, जिसकी जर्नल एंट्री होगी सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर। यहाँ पर कंपनी टोटल 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 ईच। तो डिबेंचर का इशू अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। सो उसका 50% अमाउंट कंपनी डीआरआर में ट्रांसफ़र करेगी प्रॉफिट्स में से। सो 10 लाख का 50% हो गया 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपीज़ को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डीआरआर में 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। डीआरआर को क्रिएट करने के बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी और रीपे करेगी। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रही है। सो ऑन 31 मार्च 2023 को कंपनी 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है जिनकी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 35,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 5,35,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 5,000 डिबेंचर्स फॉर रिडेम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 7%। 8% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर से जिन्हें कंपनी रिडीम कर रही है। यहाँ पर कंपनी 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। इस एंट्री के अंदर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। ये प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है जिसे कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर अकाउंट कर लिया रिकॉर्ड करके। अब इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी कंपनी ने इशू के टाइम पर अकाउंट कर ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी। अब इसे ख़त्म करने के लिए कंपनी यहाँ पर डेबिट करेगी। सो 5 लाख का 7% हो गया 35,000 रुपीज़। सो यहाँ पर हम 35,000 रुपीज़ से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो भी टोटल अमाउंट है जो बी लिमिटेड को पे करना है इन डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज़ 5 लाख प्लस 35,000 इज इक्वल टू 5,35,000 रुपीज़। डिबेंचर्स की पेमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, मतलब इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट रिलीज करेगी। दैट इज़ ऑन 31 मार्च 2023, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5,35,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,35,000। ब्रैकेट पे नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। जो भी टोटल अमाउंट होगा जो इन डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है कंपनी को, दैट इज़ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट इज़ 5,35,000 रुपीज़ को यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद कंपनी ऑन 31 मार्च 2025 को 5,000 डिबेंचर्स और रिडीम कर रही है। तो सबसे पहले हम रिडेम्पशन की ड्यू की एंट्री पास करेंगे जो होगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 35,000
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 5,35,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 5,000 डिबेंचर्स फॉर रिडेम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 7%। यहाँ पर भी कंपनी 5,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है 7% के प्रीमियम पे। जैसे हमने 31 मार्च 2023 को जर्नल एंट्री पास करी थी, वही सेम एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे और अमाउंट भी यहाँ पर सेम होगा। 5 लाख रुपीज़ से 8% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो होगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो भी प्रीमियम हम इन डिबेंचर्स पर अलाउ कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज़ 5 लाख का 7% इज इक्वल टू 35,000। और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जो भी टोटल अमाउंट कंपनी को पे करना है इन डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज़ 5 लाख प्लस 35,000 इज इक्वल टू 5,35,000 रुपीज़। डिबेंचर्स की पेमेंट को ड्यू करने के बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट रिलीज करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 31 मार्च 2025। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5,35,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,35,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। जो भी कंपनी को इन डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे करना है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन 5,000 डिबेंचर्स, वो कंपनी इन्हें पे कर देगी, दैट इज 5,35,000 रुपीज़। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को प्रॉफिट्स में से रिडीम कर रही है डीआरआर को क्रिएट करके। जब कंपनी सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर लेगी, उसके बाद इस डीआरआर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देगी और उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देगी जनरल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 31 मार्च 2025। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर डीआरआर का अमाउंट था 5 लाख रुपीज़, जो कंपनी ने क्रिएट किया था प्रॉफिट्स में से 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। उस सारे अमाउंट को कंपनी जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी जब वो सारे डिबेंचर्स रिडीम कर देगी और डीआरआर दैट इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देगी। अभी हमने समझा सेकेंड मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसके अंदर कंपनी डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम करती है डिबेंचर होल्डर्स को। अब हम समझेंगे थर्ड मेथड दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। इस मेथड के अंडर कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करती है स्टॉक मार्केट से कैंसिल करने के लिए। यहाँ पर कंपनी अपनी डिबेंचर की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करती है, ख़त्म करती है फुली या फिर पार्टली अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में से परचेज करके, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा करने की उसे परमिशन देते हैं, उसे ऑथराइज करते हैं। जनरली कंपनी इन डिबेंचर्स को तब परचेज करती है जब इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है मार्केट के रेट से। डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज करने से पहले कंपनी के पास कम से कम डीआरआर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस एटलीस्ट 50% होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू। जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं उसका 50% अमाउंट कंपनी के डीआरआर में होना चाहिए डिबेंचर्स को परचेज करने से पहले। कंपनी अपने ही डिबेंचर्स क्यों परचेज करती है ओपन मार्केट से, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। दीज आर रिडक्शन इन इंटरेस्ट बर्डन। कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता है क्योंकि कंपनी को अब डिबेंचर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, क्योंकि वो डिबेंचर्स कंपनी ने खुद ही परचेज कर लिए। सेविंग्स ऑन प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। कंपनी को कोई प्रीमियम भी पे नहीं करना रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को, तो कंपनी का वो प्रीमियम अमाउंट सेव हो जाता है। एंड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। कंपनी को रिडेम्पशन के टाइम पर प्रॉफिट भी हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी खुद के डिबेंचर्स परचेज करती है तो वो जनरली नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पर परचेज करती है। जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे थे उससे कम प्राइस पर कंपनी इन डिबेंचर्स को परचेज करती है, तो कंपनी को रिडेम्पशन के टाइम पर प्रॉफिट भी बच जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डिबेंचर्स को परचेज करने के ओपन मार्केट से। जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो उन डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल कर दे या फिर उसे
इन्वेस्टमेंट की तरह रख ले और लेटर डेट यानी बाद में कैंसिल करें। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन दोनों सिचुएशंस के अंदर वो डिफरेंट होगा। तो अब हम समझेंगे जब कंपनी ओपन मार्केट से डिबेंचर्स परचेज करती है तो उन्हें कैसे रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन डिबेंचर्स आर परचेज्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है ओपन मार्केट से इमीडिएटली कैंसिल करने के लिए। उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। इसमें भी 2 केस है। फर्स्ट, डिबेंचर्स आर परचेज्ड एट नॉमिनल वैल्यू। सेकेंड केस, डिबेंचर्स आर परचेज्ड एट बिलो द नॉमिनल वैल्यू। जब कंपनी डिबेंचर्स को नॉमिनल यानी फेस वैल्यू पे परचेज कर रही है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स परचेज कर रही है तो वो ओन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेगी और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्योंकि उन डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए कंपनी मनी पे कर रही है तो बैंक बाहर जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आएगा जिस भी प्राइस पर कंपनी इन डिबेंचर्स को परचेज कर रही है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। डिबेंचर्स को परचेज करने के बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल कर रही है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी जो है डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है, तो डिबेंचर्स कंपनी के लिए लाइबिलिटी है तो उसे कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कंपनी उसे डेबिट करेगी और ओन डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे जिससे वो लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू होगी उस अमाउंट को यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ये तो था फर्स्ट केस जब कंपनी डिबेंचर्स को नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू पर परचेज कर रही थी। अब हम समझेंगे सेकंड केस, जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है उस प्राइस पर जो नॉमिनल वैल्यू से कम है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की, दैट इज ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। जिस अमाउंट पर कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया है उस अमाउंट को, परचेज कॉस्ट को हम यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। इसके बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को कैंसिल करेगी जिसकी जर्नल एंट्री होगी परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पे, सो परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर से, जो भी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू है। ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे परचेज प्राइस से, जिस प्राइस पर कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया है दैट इज बिलो द नॉमिनल वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होगा, कम प्राइस पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है, सो गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बीइंग एन इनकम और गेन, और इस प्रॉफिट का अमाउंट होगा डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड परचेज प्राइस ऑफ ओन डिबेंचर्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो गेन और प्रॉफिट है जो कंपनी को हो रहा है ओन डिबेंचर्स को कैंसिल करके, ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करके, दैट इज गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। सो ये था हमारा सेकंड केस जिसमें कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही थी ओपन मार्केट से बिलो द नॉमिनल वैल्यू पे, और इन डिबेंचर्स को कंपनी इमीडिएटली कैंसिल कर रही थी और जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था कैंसिल करने पे ओन डिबेंचर्स, उस प्रॉफिट को कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही थी बीइंग अ कैपिटल प्रॉफिट। आइए इन केसेस को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल 3, C Limited purchased its own 200 debentures of face value of ₹20,000 from the open market for immediate cancellation at ₹92. Pass journal entries for the same. C Limited ने 200 डिबेंचर्स परचेज करे हैं ओपन मार्केट से जिसकी टोटल फेस वैल्यू है ₹20,000।
कंपनी ने इसे 92 रुपीज़ पर परचेज़ किया है और इन्हें इमीडिएटली कैंसिल कर दिया है और इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है 20,000 रुपीज़। कंपनी यहाँ पर परचेज कर रही है 200 डिबेंचर्स। सो पर डिबेंचर फेस वैल्यू आ गई 20,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इन्हें कंपनी 92 रुपीज़ में परचेज कर रही है, दैट इज बिलो द नॉमिनल वैल्यू। सबसे पहले हम डिबेंचर्स को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे जो होगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 18,400 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 18,400। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द परचेज ऑफ 200 ओन डिबेंचर्स एट ₹92 ईच। कंपनी 200 डिबेंचर्स को परचेज कर रही है 92 रुपीज़ के प्राइस पर। सो अमाउंट आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 18,400 रुपीज़, जिसे हमने यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट किया है। यहाँ पर कंपनी इन डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल कर रही है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 18,400 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 1,600। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग ओन डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹20,000 परचेज्ड एट ₹92 ईच फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कैंसल्ड। जैसे कि अभी हमने जर्नल एंट्री में समझा था, डिबेंचर्स अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स से, जो भी नॉमिनल वैल्यू है दैट इज 20,000 रुपीज़। ओन डिबेंचर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उस परचेज प्राइस से जिस प्राइस पर कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया है, जो है 18,400 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पर डिबेंचर्स परचेज करे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, जिसे हम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जो होगा 20,000 माइनस 18,400 इज इक्वल टू 1,600 रुपीज़। कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है डिबेंचर्स को कैंसिल करने में, और ये प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट, जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1,600। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व। वन मोर थिंग, इस एग्जाम्पल में हमें कोई भी डेट्स मेंशन नहीं है कि कब कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज करे, कब उन्हें कैंसिल करा और किस दिन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को ट्रांसफ़र करा कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए हमने यहाँ पर डेट कॉलम को ब्लैंक छोड़ा है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रिस्पेक्टिव डेट्स गिवन होगी तो वो सारी डेट्स हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये तो था फर्स्ट सिचुएशन जिसमें कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से इमीडिएटली कैंसिल करने के लिए। अब हम समझेंगे सेकंड सिचुएशन, जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है? फर्स्ट, ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। सबसे पहले तो कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास करेगी, जो होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है एज एन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। यहाँ पर मनी जा रहा है उन डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए, एसेट कम हो रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आएगा जिस भी प्राइस पर कंपनी इन डिबेंचर्स को परचेज कर रही है। जब कंपनी डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उसके पास टू ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, या तो वो इन डिबेंचर्स को रीसेल कर दे, वापस से मार्केट में बेच दे, या फिर कंपनी इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर दे। अब हम वन बाय वन करके इन दोनों ऑप्शंस को समझेंगे कि इनके अंदर कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है। फर्स्ट ऑप्शन, रीसेल दीज डिबेंचर्स इन मार्केट। अगर कंपनी इन डिबेंचर्स को मार्केट के अंदर रीसेल कर रही है, वापस से बेच रही है, उस केस में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट।
कंपनी डिबेंचर्स को रीसेल कर रही है तो कंपनी के पास मनी आएगा बैंक की फॉर्म में, तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। जो भी सेल प्राइस होगा डिबेंचर्स का, उससे जिस भी प्राइस पर कंपनी ने डिबेंचर्स को रीसेल किया है। और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी उस प्राइस से जिस प्राइस पर कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया था एज एन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी ने ये डिबेंचर्स रीसेल करे हैं, या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेगी, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है और सारी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसे कंपनी कहाँ शो करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसे शो किया जाता है अदर इनकम में इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कंपनी को लॉस होता है ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसे शो किया जाता है अंडर अदर एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही थी ओपन मार्केट से एज एन इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट को रीसेल कर रही थी मार्केट में। अब हम समझते हैं सेकंड ऑप्शन, जिसमें कंपनी इन डिबेंचर्स को परचेज कर रही है एज एन इन्वेस्टमेंट और इन्हें बाद में कैंसिल कर रही है। सो जिसकी जर्नल एंट्री होगी ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, loss on cancellation of own debentures account debit, to investment in own debentures account credit, to profit on cancellation of own debentures account credit। डिबेंचर्स अकाउंट को तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी डिबेंचर्स की उससे, क्योंकि हम इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और जब हम लायबिलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को कंपनी क्रेडिट करेगी उस प्राइस से जिस प्राइस पर कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया था एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है इस ओन डिबेंचर्स से। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल करेगी, या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो वो डेबिट करेगी लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट विद एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर फेस वैल्यू। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा इन डिबेंचर्स को कैंसिल करके, तो वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी विद प्रॉफिट अमाउंट। ये जो प्रॉफिट है ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है और इसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। और अगर कंपनी को लॉस होता है ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसे कंपनी शो करती है अंडर अदर एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो अभी हमने समझा सेकेंड सिचुएशन, जिसके अंदर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही थी ओपन मार्केट से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसके अंदर कंपनी के पास टू ऑप्शंस थे, या तो वो इन डिबेंचर्स को रीसेल कर दे या फिर वो इन डिबेंचर्स को बाद में कैंसिल कर दे। अब हम समझेंगे इस मेथड से रिलेटेड एक और टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से और उन्हें इमीडिएटली कैंसिल नहीं करती, तो उन डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है। कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है उन डिबेंचर्स पे जो आउटसाइडर्स के पास होते हैं। जो कंपनी के पास खुद डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी ने परचेज करे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होता है उसे कंपनी खुद रिटेन करती है और इस इंटरेस्ट को कंपनी शो करती है अंडर द हेड अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ऑन ओन डिबेंचर्स, ये कंपनी के लिए इनकम है जो कंपनी खुद रखती है अपने पास। सो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के लिए कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है? सबसे पहले तो कंपनी इंटरेस्ट को ड्यू करती है डिबेंचर्स के ऊपर, जिसकी जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट।
डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है क्योंकि कंपनी को पे करना है, तो कंपनी टोटल इंटरेस्ट को ड्यू करेगी सभी डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस इंटरेस्ट के अमाउंट से जो कंपनी को आउटसाइडर्स को पे करना है, क्योंकि वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी को अकाउंटिंग में क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस इंटरेस्ट अमाउंट से जो उन डिबेंचर्स के ऊपर ड्यू है जो कंपनी ने परचेज करे हैं ओपन मार्केट से, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ऑन ओन डिबेंचर्स ये कंपनी के लिए इनकम है, गेन है, और सारे इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है अकाउंटिंग में। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर्स पर, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी की लायबिलिटी खत्म होगी, इसीलिए हम यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंपनी से मनी बाहर जा रहा है बैंक की फॉर्म में, एसेट कम हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम उस इंटरेस्ट अमाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे जो कंपनी को आउटसाइडर्स को पे करना है डिबेंचर्स के ऊपर। आइए हम इन टॉपिक्स को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 4, D Limited purchased its own 1000 debentures at price of rupees 485 each for investment purpose. D Limited ने खुद के 1000 debentures परचेज कर रहे हैं at rupees 485 each investment purpose के लिए। After few months, it sold these debentures at rupees 510 each in market. कुछ महीने बाद कंपनी ने इन डिबेंचर्स को रीसेल कर दिया 510 रुपीज़ ईच में मार्केट में। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है ओपन मार्केट से और उन्हें इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रही, उन्हें रीसेल कर रही है मार्केट में। उसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले तो हम डिबेंचर्स को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,85,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,85,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कंपनी 1000 डिबेंचर्स परचेज कर रही है 485 के प्राइस पर। 1000 मल्टीप्लाई बाय 485 इज इक्वल टू 4,85,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी इन डिबेंचर्स को रीसेल कर रही है मार्केट में एट रुपीज़ 510 ईच, तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,10,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 4,85,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स एट प्रॉफिट। बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे जिस सेल प्राइस पर कंपनी डिबेंचर्स को सेल कर रही है, दैट इज 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 510 रुपीज़ इज इक्वल टू 5,10,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जिस अमाउंट पे कंपनी ने इन डिबेंचर्स को परचेज किया था, दैट इज 4,85,000 रुपीज़। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट के अमाउंट से, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने डिबेंचर्स को रीसेल करा है प्रॉफिट पे, जो होगा 5,10,000 माइनस 4,85,000 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़। और जो ये प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसे कंपनी शो करेगी अंडर द हेड अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 5। On 1st April 2020, XYZ Limited had 10,000 12% debentures of rupees 100 each. 1st April 2020 को XYZ Limited के पास 10,000 12% डिबेंचर्स थे। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़। ऑन द सेम डेट बैलेंस ऑफ DRR वॉज रुपीज़ 10 लाख। सेम डेट पर
DRR दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस था 10 लाख रुपीज। द कंपनी परचेज्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट 2000 ओन डिबेंचर्स एट रुपीज 98 ईच ऑन 1 अक्टूबर 2020 एज इन्वेस्टमेंट। 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने खुद के डिबेंचर्स परचेज करे दैट इज 2000 ओपन मार्केट से 98 रुपीज ईच के प्राइस पर एज एन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। द कंपनी कैंसल्ड ऑल डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑन 31 मार्च 2021 एट ईयर एंड। जो कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज करे थे 1 अक्टूबर 2020 को एज एन इन्वेस्टमेंट, उन्हें कंपनी ने कैंसिल किया है 31 मार्च 2021 को ईयर एंड पे। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को परचेज कर रही है ओपन मार्केट से एज एन इन्वेस्टमेंट और कुछ टाइम बाद इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है। कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर्स के ऊपर ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नीचे लिखेंगे जर्नल, रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट कॉलम एंड देन क्रेडिट कॉलम। कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, यानी हर 6 महीने में कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है। सो ऑन 30 सितंबर 2020 को कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स फॉर 6 months ended 30 सितंबर 2020। कंपनी के पास टोटल 10,000 डिबेंचर्स है। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। सो टोटल डिबेंचर की वैल्यू होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, जिसके ऊपर कंपनी 12% इंटरेस्ट पे कर रही है। सो 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000 रुपीज़। ये एक साल का इंटरेस्ट है। क्योंकि कंपनी हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे कर रही है, सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। इसीलिए हम यहाँ पर 60,000 रुपीज़ को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे ऑन 30 सितंबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी डिबेंचर्स परचेज कर रही है ओपन मार्केट से एज एन इन्वेस्टमेंट, जिसकी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,96,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,96,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द परचेज ऑफ 2,000 12% डिबेंचर्स एट ₹98 ईच एज इन्वेस्टमेंट। कंपनी 10,000 में से 2,000 डिबेंचर्स को परचेज कर रही है एट ₹98 ईच इन्वेस्टमेंट की तरह। सो अमाउंट होगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 98 इज इक्वल टू 1,96,000 रुपीज़। डिबेंचर्स को परचेज करने के बाद एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी 31 मार्च 2021 को डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 48,000 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 12,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द इंटरेस्ट ऑन 8,000 डिबेंचर्स ड्यू फॉर 6 months ended 31 March 2021 payable to outsiders and interest on own 2,000 debentures held by the company and credited। जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के टॉपिक में समझा था, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट को तो कंपनी डेबिट करती है जो भी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू होता है जो कंपनी को पे करना है डिबेंचर्स पर। 6 months का इंटरेस्ट कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है डिबेंचर्स के ऊपर। रिमेनिंग 6 months का इंटरेस्ट होगा 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे 60,000 रुपीज़ से। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस इंटरेस्ट के अमाउंट से जो कंपनी को उन डिबेंचर्स के ऊपर पे करना है जो आउटसाइडर्स के पास है। टोटल कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स थे, जिसमें से कंपनी ने 2,000 डिबेंचर्स परचेज कर लिए, तो बचे 8,000 डिबेंचर्स जो आउटसाइडर्स के पास है। उसके ऊपर कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी।
सो ये जो 60,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है ये 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर है। 8,000 डिबेंचर्स के ऊपर कितना होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़। ये हमने निकाला प्रपोर्शन मेथड से। सो 48,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट ड्यू होगा आउटसाइडर्स को, जो कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो उन डिबेंचर्स के ऊपर ड्यू है जो कंपनी के पास है। कंपनी ने परचेज करे हैं 2,000 डिबेंचर्स और 2,000 डिबेंचर्स के ऊपर जो रिमेनिंग इंटरेस्ट का अमाउंट बचा दैट इज 60,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़, और इसे कंपनी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगी क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है। डिबेंचर इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद कंपनी इस इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, जिसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 31 मार्च 2021। दैट इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 48,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन 8,000 डिबेंचर्स टू आउटसाइडर्स। 8,000 डिबेंचर्स आउटसाइडर्स के पास है जिन्हें कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे करेगी दैट इज 48,000 रुपीज़। ऑन 31 मार्च 2021 को कंपनी उन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है जिन्हें कंपनी ने परचेज किया था एज एन इन्वेस्टमेंट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 1,96,000 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओन 2,000 डिबेंचर्स परचेज्ड। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है। सो 12% डिबेंचर्स अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 2 लाख से, क्योंकि कंपनी 2,000 डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ ईच। सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो भी अमाउंट कंपनी ने पे किया था इन डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए दैट इज़ 1,96,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो है डिबेंचर्स को कम प्राइस पर परचेज किया था तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था उसे कंपनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगी जिसका अमाउंट होगा 2 लाख माइनस 1,96,000 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़। ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स है ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है जिसे कंपनी ईयर एंड पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जिसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑन 31 मार्च 2021। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 4,000। ब्रैकेट में नरेशन आएगी बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व। सो ये था थर्ड मेथड ऑफ रिडेम्पशन जिसमें कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है ओपन मार्केट में से परचेज करके। जब कंपनी डिबेंचर्स को परचेज करती है ओपन मार्केट से तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इन डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल कर दे या फिर वो इन डिबेंचर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट रख ले और लेटर ऑन रीसेल कर दे या फिर कैंसिल कर दे। अब हम समझेंगे फोर्थ मेथड दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। इस मेथड के अंदर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है, रीपे करती है, उन्हें शेयर्स या फिर नए क्लास ऑफ डिबेंचर्स में ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके, और कंपनी इन शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। ये जो मेथड है सिर्फ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे अप्लाई होता है, बाकी डिबेंचर्स पे अप्लाई नहीं होता। जिन डिबेंचर्स को कंपनी शेयर्स में या फिर किसी और अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकती है उन्हीं डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम करती है शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके। सो अभी हमने समझा 4 डिफरेंट मेथड्स जिन्हें अडॉप्ट करके कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है, रीपे कर सकती है डिबेंचर होल्डर्स को। फर्स्ट मेथड था डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम कर रही है मैच्योरिटी में, लमसम में। सेकेंड मेथड था कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है इंस्टॉलमेंट्स में। थर्ड मेथड था कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है उन्हें ओपन मार्केट में से परचेज करके। एंड फोर्थ मेथड था
कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, उन्हें शेयर्स या फिर नए क्लास ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।